साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एंड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत तांगी, फाउंडर डी.एंड.के एकेडमी, और हमारी वेबसाइट है www.dkmpsc.com, जिस पर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। तो एक बार इस वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करें। बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 12 यानी 12वें भाग की, जिसमें बात करेंगे भारत की नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप। और ये जो पार्ट है, पार्ट 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें पूरी की पूरी चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में नागरिकता की बात करें तो भारत के अंदर एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। आपको ये चीज़ आवश्यक पता होना चाहिए कि आखिर एकल नागरिकता क्या होती है। मतलब एकल नागरिकता का आशय ये होता है कि भारत में भारत की ही एकमात्र नागरिकता होगी। जैसे अमेरिका के अंदर होता है, वैसे अमेरिका की नागरिकता अलग होती है, और अमेरिका के जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य की नागरिकता अलग होती है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो मध्य प्रदेश की नागरिकता भी आपके पास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता आपके पास होना चाहिए। आपके पास केवल और केवल भारत की नागरिकता होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था कहलाती है एकल नागरिकता, तो सिंगल सिटीजनशिप जिसे कहते हैं। तो भारत के अंदर एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर प्रावधान किया गया है। तो भारत के जो संविधान का भाग 2 है, जो 22 भाग है, 22 भागों में से दूसरा भाग जो है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अब यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि ये जो प्रावधान किया गया है, ये केवल भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, और ये कब की स्थिति में, संविधान प्रारंभ होने की स्थिति में, यानी जिस दिन संविधान प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950, उस स्थिति में कौन भारत का नागरिक होगा, किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, ये केवल इस बात को शो करते हैं। ये अनुच्छेद बाकी और चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं देते। इसमें से जो अनुच्छेद 11 है वो बताता है कि संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा, और इसी अधिकार का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता के संबंध में अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, और उसके बाद तक इसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। जैसे 1986 में एक संशोधन किया गया, 1992 में एक संशोधन किया गया, फिर 2003 के अंदर इसमें संशोधन किया गया, फिर 2005 में इसमें संशोधन किया गया, फिर 2015 में इसमें संशोधन किया गया। तो इसके अंदर ये संशोधन, ये 1955 के अधिनियम में लगातार संशोधन किए गए हैं। तो ये एक बेसिक समझ हुई हमारी नागरिकता के संबंध में। क्या भारत के अंदर एकल नागरिकता है। दूसरी बात क्या हुई, भारत के जो संविधान है, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में ये नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जो संविधान के अनुच्छेद हैं उसमें केवल भारत का नागरिक कौन होगा ये बताया गया है, और अनुच्छेद 11 कह देता है कि संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा। मतलब संसद तय करेगी कि भारत का नागरिक कौन भारत की नागरिकता ले सकता है, कैसे ले सकता है, कैसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये सारी चीज़ संविधान के अंदर नहीं दी गई है। संविधान में केवल लिखा है कि जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय भारत का नागरिक कौन होगा। तो चलिए, अब नागरिकों की आवश्यकता, नागरिकता की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? क्योंकि नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो केवल और केवल उस देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो संबंधित देश केवल अपने देश के नागरिकों को देता और किसी को नहीं देता। जैसे हमारे यहाँ बात करें तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, ये जो है, ये मूल अधिकार जो हैं ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जो शेष बचते हैं मूल अधिकार, वो भारत के नागरिकों के अलावा जो विदेशी नागरिक भी हैं, समस्त लोगों को, समस्त व्यक्तियों को प्राप्त हैं। लेकिन अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 जो भारत के मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के अलावा किसी को प्राप्त नहीं है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, जैसे ये जो इनकी नियुक्ति होती है, इन पर केवल नागरिकों की ही नियुक्ति होती है। नागरिकों के अलावा और किसी पर इनकी नियुक्ति, कोई किसी और की नियुक्ति नहीं की जाती। उसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभा के मतदान की पात्रता, मतलब उसमें केवल नागरिक ही वोटिंग कर सकते हैं, अपने लिए सरकार चुन सकते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में अर्हता, मतलब केवल नागरिक ही संसद के सदस्य बन सकते हैं और राज्य विधानमंडल के सदस्य बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए, अब बात करेंगे भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 9 तक नागरिकता के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बताया गया है, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, मतलब जब संविधान प्रारंभ होगा उस समय नागरिकता क्या होगी। और ये ध्यान यहाँ पर देना होगा कि अनुच्छेद 5 से 9 जो है ये 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान बनकर पूरा हुआ था उसी दिन ये 4 जो अनुच्छेद थे ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। बाकी जो संविधान था वो 1950 को लागू हुआ था, लेकिन ये अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 के अनुसार भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर जिस व्यक्ति का भारत में अधिवास हो, अधिवास का मतलब क्या होता है? अधिवास का मतलब होता है जो व्यक्ति भारत में रहता हो, अभी रह रहा हो और जीवन पर्यंत भारत में रहने की जिसकी इच्छा रखता हो, यानी कि सामान्य तौर से जो भारत का अधिवासी होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। क्योंकि इससे पहले तक ये जो हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले तक किसी के पास भी भारत की सिटीजनशिप नहीं थी। जो भारत के लोग थे वो ब्रिटिश नागरिक माने जाते थे, क्योंकि भारत की एज अ कंट्री कोई मान्यता नहीं थी। तो ये ध्यान आप रखिएगा, उस समय तक भारत की नागरिकता की कोई बात नहीं थी। अब ये पहली बार हो रहा है तो फिर ये प्रश्न आ जाता है हमारे पास कि स्वतंत्रता के समय कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। तो संविधान ने इसी चीज़ को बताने का प्रयास किया अनुच्छेद 5 में। तो कौन होगा? जो व्यक्ति भारत में अधिवास करता हो, यानी कि निवास करता और रहता हो। और उसके अलावा उसमें क्या क्या चाहिए? जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, मतलब जिस व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ था, जो भारत में जन्मा था, वो सभी व्यक्ति क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। या फिर जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था, माता पिता में से वो तो नहीं जन्मा, वो तो विदेश में जन्मा था, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था। या जो संविधान के प्रारंभ से, यानी संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले से कम 5 वर्ष तक मामूली तौर पर भारत का निवासी रहा हो। इसके अंदर बहुत सारे अंग्रेज थे या बहुत सारे लोग थे जो भारत में आकर रहने लगे थे। तो जो संविधान स्टार्ट हुआ था उससे लगभग 5 साल पहले तक भारत में अगर 5 साल से रह रहे थे तो वो भारत के निवासी या भारत के नागरिक माने जाएंगे। इस स्थिति में व्यक्ति के माता पिता की राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं है, यानी कि उस व्यक्ति का माता पिता कहीं भी रहते हो, अगर वो संविधान प्रारंभ होने से 5 वर्ष पहले तक भारत में निवास करता था तो अब वो भारत का नागरिक होगा। तो एक व्यक्ति कौन भारत का नागरिक? जो भारत में सामान्य रूप से रहता हो। नंबर 1, या तो उसका जन्म भारत के अंदर हुआ होना चाहिए, या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारत के अंदर जन्मा होना चाहिए, या संविधान प्रारंभ के ठीक पहले 5 वर्ष पहले तक वो भारत के अंदर रहना चाहिए। इन तीनों में से एक भी कंडीशन को फॉलो करता है तो वो भारत का नागरिक होगा। ये कहता है अनुच्छेद 5। अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि बंटवारा हुआ था और बंटवारे के बाद बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे और बहुत सारे लोग साथियों पाकिस्तान से हमारे देश में आ गए थे। तो ये उस समय फिर जो नागरिकता के प्रश्न उठ रहे थे कि भाई नागरिक कौन होगा। और ये जो ऐसा नागरिकता वाला जो पोर्शन है, लगभग 2 साल इसी पे बहस चली थी। संविधान का सबसे कठिन पोर्शन में से माना जाता है निर्माण के समय, क्योंकि इस पर बहुत बहस चली थी कि किसको नागरिक माना जाए, किसको नागरिक नहीं माना जाए। तो पाकिस्तान से आने वाले कौन कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको भारत की नागरिकता मिली, उसके बारे में कहता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा। कब माना जाएगा? यदि नंबर 1, वह या उसके माता पिता या उसके पितामह पितामही अथवा मातामह मातामही, यानी कि दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा था। ये ध्यान रखिएगा। कब माना जाएगा पाकिस्तान से आने वाला कोई व्यक्ति? या तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी, इनमें से कोई भी एक भारत के अगर में जन्मा हो तो वो भारत से, मतलब उस समय का भारत, जो संयुक्त भारत था वो भारत, उसमें जन्मा हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। संयुक्त भारत में उस समय बांग्लादेश भी आता था, पाकिस्तान भी आता था। फिर क्या व्यवस्था की गई कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था और इस तिथि से भारत का निवासी रहा है। मतलब 19 जुलाई 1948 एक तिथि है, उसमें क्या किया गया था? 19 जुलाई 1948 से एक व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। अब जो पाकिस्तान से बंदे भारत में आएंगे उनको भारत में रहने के लिए
उनको परमिट लेना होगा, खुद को पंजीकृत करवाना होगा। तो ये व्यवस्था की गई। उससे पहले जो आ गए थे उनको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाना था। लेकिन 19 जुलाई 1948 या उसके बाद जो है उन्हें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भारत सरकार ने कर दी थी। तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आया था और उसके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारत का नागरिक होगा तो वो माना जाएगा कि साहब आप भारत के नागरिक, उनके अपने आप मिल जाएगी। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया वो भारत सरकार द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1948 के बाद पंजीकरण की व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी कि उसके बाद पंजीकरण करवाना पड़ेगा, साहब आप लेट आए हो इसलिए। अब कुछ लोग भारत से पाकिस्तान को चले गए थे। अब उनकी नागरिकता के संबंध में जो अनुच्छेद 7 है वो बताता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान का आवर्जन कर गया, मतलब भारत से पाकिस्तान चला गया, ध्यान दीजिएगा तारीख कौन सी है, 1 मार्च 1947 भारत में से और पाकिस्तान चला गया, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 1 मार्च 1947 के पहले जिसने पाकिस्तान चला गया वो भारत का नागरिक नहीं है। किंतु यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान को आवर्जन करने के पश्चात पुनः किसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौट आया। ध्यान दीजिएगा, भारत से पाकिस्तान गया लेकिन पाकिस्तान में किन्हीं कारणों से उसका मन नहीं लगा, उसे अच्छा नहीं लगा, या कोई भी कारण वो रहे हो, या किसी काम से गया था, रहने के उद्देश्य से नहीं गया था, वापस अनुज्ञा मतलब एक परमिट लेकर, उस समय भी फिर परमिट की व्यवस्था कर दी गई थी भाई कि आप भारत वापस आपको जाना है तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो परमिट लेकर, अनुज्ञा लेकर वापस अगर वो भारत लौट आया है तो फिर वो भारत का नागरिक बन जाएगा। अब यहाँ पर किसी अनुज्ञा के अधीन भारत को लौट कर आया तो वो अनुज्ञा क्या होगी कि 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए आवश्यक है तो वह भारत का नागरिक बनने का हकदार है। इससे पहले वाले अनुच्छेद 6 में हमने देखा था कि कोई 19 जुलाई 1948 के बाद भारत से पाकिस्तान से भारत में आता तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, तो वह रजिस्ट्रेशन करवा के यानी वह अनुज्ञा लेके अगर भारत में कोई बंदा आता है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था और वो वापस लौट के आ जाता है तो उसे भारत का नागरिक बना लिया जाएगा, तो ये उसका अधिकार होगा। तो ये अनुच्छेद 7 कहता है। अब बात करेंगे भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति की नागरिकता। अब ऐसा तो नहीं कि भारत के अंदर ही भारतीय थे, उस समय बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो भारत के बाहर रहकर काम कर रहे, वो थे तो भारतीय लेकिन काम करने के लिए विदेशों में जाके बस गए थे, कहीं कनाडा, कहीं अफ्रीका, कहीं अमेरिका, दूसरे यूरोपीय देशों में वहाँ जाकर काम करने के लिए या अंग्रेजों के द्वारा काम देने के लिए उनको वहाँ ले जाया गया था। तो चूँकि वो भी भारत के नागरिक थे तो उनको भी कुछ नागरिकता के अधिकार मिलना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 8 के अंदर इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत में जन्मे किंतु विदेश में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि भारत के अंदर जिनका जन्म हुआ था लेकिन वो विदेश चले गए, वहाँ काम कर रहे हैं, किसी भी कारण से वहाँ चले गए, तो उनके लिए भी हमारी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, क्योंकि उससे पहले तक तो भारत का नागरिक कोई था नहीं। ठीक है, वो भारत के अंदर जन्मा था और विदेश चला गया। अभी नागरिकता की व्यवस्था हो रही तो उनके लिए भी एक दरवाज़ा खोल के रखा गया कि आप चाहें तो वो भी बन सकते हैं। इसके अंतर्गत पाकिस्तान जाने वाले लोग सम्मिलित नहीं, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान और वर्तमान में बांग्लादेश को भी जोड़ लिया जाए तो पाकिस्तान जाने वाले लोग इसमें सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रह रहा है, वह व्यक्ति निम्नलिखित शर्तें पूरी कर लेता है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। कौन समझा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति जो 1935 अधिनियम के अंदर जिस भारत का वर्णन किया गया था उस भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रह रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो वो व्यक्ति जो होगा या उसकी संतान जो होगी वो क्या चाहेगी? भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब समझा जाएगा? नंबर 1, वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो, क्योंकि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था थी। पंजीकृत अगर कर लिया गया, उसने आवेदन दिया और पंजीकृत वो कर लिया गया कि हाँ साहब आपको भारत का नागरिक माना जाता है, तो वो भारत का नागरिक होगा। वह जो पंजीकरण होगा वो कहाँ करवाएगा? भारत के राजनयिक या कौंसलर प्रतिनिधि जहाँ वह उस समय निवास कर रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति जैसे अमेरिका में रह रहा है तो भारत का जो राजनयिक या दूतावास जो अमेरिका के अंदर उस समय बनाया गया था वहाँ पंजीकरण की व्यवस्था कर दी गई हर देश के अंदर। वहाँ पर जो व्यक्ति रह रहा है वो उसी देश के अंदर भारत के राजनयिक या कौंसलर प्रतिनिधि के पास जाएगा, उसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा और फिर वहाँ पंजीकृत हो जाएगा तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा।
इस आशय का आवेदन पत्र उपयुक्त राजनयिक कौंसलर प्रतिनिधि जहां वह उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया हो। तो मतलब कोई व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है लेकिन भारत का नागरिक है, मतलब भारत की नागरिकता लेना चाह रहा है, भारत के मूल का है और उसने वहाँ की नागरिकता नहीं ली है, तो वो पंजीकृत करके और भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये कहा गया अनुच्छेद 8 में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता की समाप्ति के बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। देखिए अनुच्छेद 9 यह वर्णित करता है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, ध्यान दीजिएगा, अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी और यह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर नागरिकता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कह सकता कि साहब अनुच्छेद 5 के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत या अनुच्छेद 8 के तहत मैं भारत का नागरिक हूँ। उसने किसी और देश की नागरिकता ली तो हमारे यहाँ का वो नागरिक नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, और यह प्रावधान केवल उन लोगों के संबंध में है जिन्होंने संविधान प्रारंभ होने से पहले स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं ये सारे की सारी बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 तक की। उसके बाद व्यवस्था जो भारत जो नागरिकता अधिनियम 1955 बना उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसमें जो प्रावधान किए गए उसके तहत बात करेंगे। यानी उस समय तक भारत का नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा, ये सारी चर्चा वहाँ तक की हो रही है। बस जिन्होंने प्रारंभ के समय संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब 26 जनवरी 1950 तक ये जो प्रावधान किए गए थे संविधान में, इनमें जो भारत के नागरिक बन गए वो भारत के नागरिक माने गए। उसके बाद अगर किसी को भारत की नागरिकता लेनी तो फिर उसके लिए भारत संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। ठीक है, तो अब जो संसद द्वारा अधिनियम बनाया गया उसके अंदर 4-5 तरीके बताए गए जिस तरीके से कोई भारत का नागरिक हो सकता है। तो वो तरीके क्या क्या थे उसके बारे में अब हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर नागरिकता का अर्जन यानी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। भारत के जो संविधान है उसमें नहीं बताया गया कि कोई भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। ये बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा, लेकिन कौन बन सकता है ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया। ये बताया गया नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में हम देखेंगे कि जन्म के द्वारा नागरिकता, पहला जो तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का वो है जन्म के द्वारा नागरिकता के कोई जन्म अगर जिसका होता है भारत के अंदर तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। देखिए क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 के बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले, ये 1 जुलाई 1987 से पहले इसलिए क्योंकि 1986 के अंदर ये जो 1955 अधिनियम था नागरिकता अधिनियम, इसके अंदर संशोधन हुआ था। संशोधन के बाद फिर चीज़ बदल गई थी। तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 से पहले इसके बीच में 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक होगा। यानी कोई विदेशी अगर भारत में आके जन्म लेता है तो भी वो भारत का नागरिक माना जाता था। कब की बात है? 1 जुलाई 1987 से पहले। लेकिन इसमें विदेशी राजनयिकों, मतलब जैसे कि भारत की दूतावास विभिन्न देशों में है, ऐसे ही विभिन्न देशों के दूतावास भारत के अंदर भी हैं। ठीक है, एम्बेसीज जिसे कहते हैं, वो एम्बेसियों के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो संबंधित देश के ही होते हैं और उन्हें संबंधित देश का ही नागरिक माना जाता है, भारत के नागरिक वो नहीं होते। तो जाहिर सी बात है वो यहाँ काम करेंगे भारत के अंदर तो उनके बच्चे यहीं रहेंगे, लेकिन उनके जो बच्चे होंगे वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन है। लेकिन फिर 1986 के अंदर जो अधिनियम था नागरिकता अधिनियम उसमें चेंज किया गया और वो लागू हुआ 1 जुलाई 1987 से। तो 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका एक अभिभावक भारत का नागरिक था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उससे पहले क्या बात थी? 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उसके अंदर बस जन्म भारत के अंदर लेना चाहिए, उससे मतलब नहीं उसके मम्मी पापा कहाँ के हो। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद ये व्यवस्था कर दी गई कि नहीं साहब, उसके अभिभावक में से कोई एक भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अब इसके अलावा फिर 2003 के अंदर एक और अमेंडमेंट किया गया। तो 2003 के अंदर अमेंडमेंट करने के बाद क्या कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ
वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हों, अथवा एक अभिभावक भारत का नागरिक हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय गैर कानूनी अप्रवासी ना हो, तो वह भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ जोड़ी गई इसमें कि जन्म के समय उसका एक अभिभावक भारतीय होना चाहिए और दूसरा अभिभावक गैर कानूनी अप्रवासी नहीं होना चाहिए, यानी भारत के अंदर गैर कानूनी तरीके से नहीं रह रहा हो, उसने बाकायदा वीज़ा वगैरह लिया हो, तब भारत में अनुज्ञा से रह रहा हो तो भारत का नागरिक होगा, अदरवाइज उसकी भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो जन्म के आधार पर इस तरह से कोई भारत का नागरिक हो सकता है। अब दूसरा तरीका है देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता की प्राप्ति। देखिए, देशीयकरण द्वारा भारत की जो नागरिकता की प्राप्ति होती है वो उन लोगों को प्राप्ति होती है जो भारत के जो विदेशी व्यक्ति है, मतलब जिनका जो भारतीय मूल से जिनको कोई संबंध नहीं है। जैसे कि एक बहुत लेटेस्ट उदाहरण है, वो है अदनान सामी का। अदनान सामी को भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। वो जन्म से ना तो भारतीय है, लेकिन वो पाकिस्तानी मूल के निवासी हैं, लेकिन फिर भी भारत की नागरिकता उन्हें मिली है। तो वो इसी विधि से मिली है, देशीयकरण द्वारा। देखिए, क्या होता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका हो, मतलब 18 साल से अधिक का हो चुका हो, भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर देशीयकरण के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा संतुष्ट होने के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा संतुष्ट होने के पश्चात आवेदनकर्ता को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी उसे भारतीय बना लिया जाता है। और इस रीति से नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं वो ये हैं। नंबर 1, वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिया जाए। तो मालूम पड़ा कोई किसी ऐसे देश का व्यक्ति है जहां पर कोई उसने नियम बना रखा है कि साहब भारतीय देशीकरण द्वारा कोई व्यक्ति भारतीय नहीं बन सकता, तो ऐसे देश का व्यक्ति हमारे यहाँ नागरिक नहीं बन सकता। दूसरा, उसने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और केंद्र सरकार को इस बात की सूचना दे दी हो। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो जिस देश का नागरिक हो उसने अपने वहाँ की नागरिकता छोड़ दी हो। बिना वहाँ की नागरिकता छोड़े कोई देशी नागरिकता के द्वारा हमारे यहाँ का नागरिक नहीं हो सकता। वह देशीयकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से 12 वर्ष तक या तो भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। इस संबंध में केंद्र सरकार यदि उचित समझे तो अवधि को घटा सकती है। ध्यान दीजिएगा, अदनान सामी लगभग 2001 में वो यहाँ आए थे, तो लगभग 15-16 वर्ष भारत में रहे। उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिली है। उसके वो फिर यहाँ पर वर्क परमिट या टूरिस्ट वीज़ा, हर 3-3 महीने के वीज़ा को बढ़वाते थे और तब जाके वो 12 से 16 साल लगभग यहाँ रहे। उसके बाद भारत की नागरिकता उन्हें प्राप्त हुई है। तो 12 साल तक भारत में रहना उसका आवश्यक हो जाता है। उक्त 12 वर्ष के पहले को कुल 7 वर्षों में से 4 वर्ष तक उसने भारत का निवास किया हो और भारत सरकार की नौकरी में रहा हो। ध्यान दीजिएगा, इन 12 वर्षों में से भी जो 7 वर्ष, जो पहले 7 वर्ष हैं, उनमें कम से कम 4 वर्ष भारत में निवास किया हो। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा साहब, 12 वर्ष, फिर 7 वर्ष, फिर 4 वर्ष। तो जो 12 वर्ष की अवधि है उसके अंदर जो पहले 7 वर्ष होंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हो सकता है भारत में भी रहता हो वर्क परमिट के आधार पर, या दूसरे वीज़ा वगैरह लेके आया है, फिर वो अपने देश चला गया, फिर भारत में रहा। तो इस तरह से कम 4 वर्ष उसके अंदर भारत के अंदर निवास उसका होना ज़रूरी है, मतलब भारत के अंदर रुका हुआ होना ज़रूरी है। वीज़ा वगैरह ले ला के वो भारत में रहा हो, तब जाके वो भारत की ऐसा कर सकता है। चलिए, तो ये तो 2 तरीके हो गए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के। तीसरा तरीका है वंश परंपरा के आधार पर। देखिए, वंश परंपरा के आधार पर अगर हम नागरिकता की बात करें तो देखिए, जन्म के आधार पर हमने एक बात की थी कि भारत के अंदर जन्म हो रहा है, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जन्म भारत से बाहर हो रहा है, तो वो भी भारत की नागरिक माने जा सकते हैं। कैसे माने जा सकते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले, ध्यान दीजिएगा ये 2 तारीखें हैं, 26 जनवरी 1950 के बाद या और 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति वंश के आधार पर भारत के नागरिक माने जाएंगे यदि उनके जन्म के समय माता पिता भारत के जन्म के समय उनके पिता भारत के नागरिक थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल पिता है, ना कि दोनों में से कोई एक, यानी कि अभी उनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1952 के बीच में भारत से बाहर कोई व्यक्ति पैदा हुआ, लेकिन उनके जन्म के समय उसका पिता अगर भारत का नागरिक था, तो वह व्यक्ति
भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे कोई घूमने के लिए बाहर गया और वहाँ उसका जन्म हो जाता, तो ये सिंपल सा बात है, ये होगा। दूसरा 10 दिसंबर 1992 को, क्योंकि 1992 में क्या हुआ मैंने आपको पहले ही बताया, नागरिकता अधिनियम 1955 में, 1986 में एक बदलाव किया गया, 1992 में एक संशोधन किया गया, फिर 2003 में संशोधन किया गया, फिर 2005 में संशोधन किया गया, फिर 2015 में संशोधन किया गया। तो 1992 में क्या संशोधन किया गया? 1992 में या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था। 1992 से पहले केवल पिता का भारत का नागरिक होना जरूरी था, लेकिन 1992 में ये व्यवस्था की गई कि चाहे वो पिता या माता दोनों में से अगर कोई एक भारत का नागरिक है तो भी उसको भारत में वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर इसमें 3 दिसंबर 2004 के बाद यानी 2003 के अमेंडमेंट में संशोधन में एक और व्यवस्था की गई। 3 दिसंबर 2004 के बाद से भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? यदि जन्म के बाद 1 साल की अवधि के भीतर उनके जन्म को भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत नहीं किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्मा, वहाँ रह रहा है और 1 साल की अवधि तक उसने भारतीय दूतावास में उसके जन्म को पंजीकृत नहीं करवाया तो वो भारत का व्यक्ति नागरिक नहीं माना जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशंस के अंदर, जो केंद्र सरकार है वो अनुमति दे सकती है जो 1 साल की अवधि के बाद भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। कोई कारण, विशेष कारण रहे कि 1 साल के अंदर पंजीकरण नहीं करवाया जा सका तो उसके बाद भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि इसको समझनी होगी। और नीचे एक चीज़ दी गई है कि एक भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक अवयस्क बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए आवेदन देने के साथ साथ अभिभावक को लिखित उपक्रम में यह बताना होगा कि इस बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है। मालूम पड़ा कि अवयस्क बच्चा जो होता है जन्म की 1 साल की अवधि के भीतर उसका वहाँ पर पंजीयन करवाया जाता है भारत के दूतावास में, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें बताना होगा कि साहब इस बच्चे का किसी और देश का पासपोर्ट हमने नहीं बनवाया है। तो ये 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका जो होगा पंजीकरण के द्वारा या रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, पंजीकरण के द्वारा जो प्राप्त करने का तरीका है ये भारतीय मूल के लोगों के लिए, विदेशी लोगों के लिए नागरिकता प्राप्त करने का केवल एक तरीका है और वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, वो तरीका है देसीकरण। बाकी जो सारे तरीके हैं वो भारत के लोगों के लिए है, भारतीय, चाहे वो भारतीय मूल के हों या भारत के अंदर जन्म लिया हो या भारतीय मूल के भारत के बाहर जन्म लिया हो, तो ये सारे तरीके हैं दूसरे भारत के व्यक्तियों के लिए, भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए। विदेशी व्यक्तियों के लिए केवल एक तरीका है, वो है देसीकरण। चलिए देखते हैं। आवेदन किए जाने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। कब कर सकती है? भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले 7 साल के लिए भारत का निवासी हो। देखिए, नागरिक होना और निवासी होना दोनों चीज़ें अलग हैं। नागरिक, जैसे पिछले 16 सालों से अदनान सामी भी भारत के अंदर निवास तो कर रहे थे लेकिन वो यहाँ के नागरिक नहीं थे। तो इसी तरह से कोई व्यक्ति है जो भारतीय मूल का है और भारत के अंदर रह तो रहा है, वो वीज़ा वगैरह ले ला के, लेकिन भारत का नागरिक नहीं है, तो आवेदन करने से 7 साल के लिए भारत का निवासी हो तो उसको पंजीकरण कर, रजिस्ट्रेशन करके भारत का निवासी बन सकता है। दूसरा, भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान का साधारण निवासी हो। ध्यान दीजिएगा, वहाँ का साधारण निवासी होना चाहिए, वहाँ का नागरिक नहीं होना चाहिए। भारतीय मूल का व्यक्ति था, विदेश में गया, वहाँ काम कर रहा है लेकिन वहाँ का नागरिक नहीं है। और अविभाजित भारत के बाहर, ऐसा नहीं विदेश से मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, बिल्कुल भी नहीं। एक वह व्यक्ति जिसने भारत के एक नागरिक से विवाह किया है और पंजीकरण के आवेदन देने से पहले 7 साल तक भारत का साधारण निवासी रहा। मतलब कोई व्यक्ति भारत के अंदर भारत के व्यक्ति से उसने शादी कर ली और शादी करने के बाद वीज़ा वगैरह ले ला के वो 7 साल के लिए भारत के का निवासी बना, तो उसके बाद वो भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। उन व्यक्तियों के अवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं उनके अवयस्क बच्चे जो होंगे वो उनके भारत के नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। दूसरा, पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त, पूर्ण आयु मतलब जो वयस्क हो गया है और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति जिसके माता पिता 7 साल तक भारत में रहने के कारण भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति था जो भारत के मूल निवासी था, उसके माता पिता भारत में रहने के कारण 7 साल तक रहे और उनको यहाँ का नागरिक माना गया, तो उनके बच्चों को भी भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा मिल जाएगी।
पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति, उसका कोई एक अभिभावक पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले 1 साल से वह भारत में रह रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति जिसने आवेदन किया, उसके मम्मी पापा में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था, लेकिन अब वो विदेश में चला गया, उसकी संतान चाहती है कि मैं भारत में वापस आऊँ, तो पंजीकरण के लिए आवेदन देता है और उससे पहले 1 साल तक वो भारत में अगर रहा है तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति जो 5 सालों के लिए भारत के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत में के अंदर विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत भारत का विदेशी नागरिक ऐसे IUC कार्ड बनता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उसके रूप में अगर कोई पंजीकृत है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले वह 1 साल से भारत में रह रहा, मतलब जो आज आवेदन लगा रहा है उससे 1 साल पहले तक वो भारत के अंदर रह रहा था, तो वो व्यक्ति बन सकता है। चलिए और देखते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं। ये वही स्लाइड है दूसरी। अब देखेंगे 5वां तरीका जो है अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा नागरिकता। तो ये 5 तरीके हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। तो अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा नागरिकता, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश के साथ हमने कुछ गांव एक्सचेंज किए, कुछ हमारे जो गांव थे वो बांग्लादेश चले गए, जो कुछ बांग्लादेश के गांव थे वो हमारे यहाँ आ गए, तो फिर उन लोगों को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, जैसे गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, सिक्किम के राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को इनके भारत में विलयन पर इस प्रकार से नागरिकता प्राप्त हुई, क्योंकि गोवा शुरू से, दमन दीव, पांडिचेरी और सिक्किम ये शुरू से भारत के राज्य नहीं रहे, ये बाद में भारत के अंदर मिले, तो इनके अंदर जो निवास करने वाले व्यक्ति थे ये ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन गए। तो ये 5 तरीके हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के। अब कुछ तरीके हम देखेंगे भारत की नागरिकता की आखिर समाप्ति कैसे होती है। तो पहला तो जो भारत की नागरिकता की समाप्ति है वो स्वैच्छिक त्याग द्वारा होती है। देखिए क्या होता है, भारतीय नागरिकता का स्वैच्छिक रूप से त्याग किया जा सकता है। कोई स्वेच्छा से कहेगा साहब मुझे भारत की नागरिकता छोड़ना है तो वो छोड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत की नागरिकता का त्याग करता है तो उस पर कोई संवैधानिक अवरोध नहीं लगाया सकता बशर्ते वह किसी अपराध में लिप्त ना हो और पूर्णतः निर्दोष हो। ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कोई यहाँ मर्डर कर दिया, बोले साहब मुझे मर्डर से बचना है तो मैं तो जाके किसी और देश की नागरिकता लेता हूँ, भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। हाँ, वो पूरी तरह से निर्दोष है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है तो वो भारत की नागरिकता छोड़ सकता है किसी और देश की नागरिकता के लिए। प्रवर्जन क्या होता है इसका मतलब समझ लें। कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वैसे ही भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी और किसी और देश की नागरिकता ले ली, वहाँ का जैसे ही वो नागरिक बनता है तो भारत की उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, फिर वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अब अवैध रूप से अर्जित करने पर अगर किसी ने भारत की नागरिकता गलत तरीके से ले ली, यदि किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता कपटता यानी कपट करके झूठी जानकारी दे के अर्जित कर ली, या उसने भारतीय संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित किया, तो भारत सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। यानी किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता अर्जित की थी बीच में, मतलब वो शुरू से भारत का नागरिक नहीं था और उसने नागरिकता अर्जित करने के लिए गलत जानकारी दी थी, झूठी जानकारी दी थी, या भारत के संविधान के प्रति वो श्रद्धा नहीं दिखाता या गलत व्यवहार करता है, तो भारत उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। फिर क्या तरीके हो सकते हैं, विदेश में नौकरी पाना। यदि कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी करने लग जाता है तो उसकी फिर विदेश में नौकरी से मतलब है विदेश में सरकारी नौकरी। विदेश में प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो वो चलेगा, विदेश के अंदर सरकारी नौकरी, उस देश के सरकार की नौकरी नहीं करना चाहिए। अगर किसी विदेश में विदेशी सरकार की नौकरी कर रहा है तो फिर हमारे देश की नागरिकता वो खो देगा। राष्ट्र विरोधी कार्य करता है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति फौज से भाग जाता है या देशद्रोह के अपराध में पकड़ा जाता है, किसी और अपराध के कारण दंडित किया जाता है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। कुछ अन्य कारण भी हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें नागरिकता का लोप हो सकता है, जैसे पागलपन, फकीरी, संन्यास ग्रहण करना। ये जो कारण है, इनके अलावा इनके से भी नागरिकता का समाप्त हो सकती है। चलिए अब देखते हैं संशोधन अधिनियम 2003 के अंदर कुछ संशोधन किए गए।
देखिए इसके अंदर क्या किया गया है कि प्रवासी भारतीयों यानी कि ऐसे एनआरआई जो विदेशों में बसे हैं, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग जिनकी पीढ़ियों में से कोई पहले भारत से बिलोंग करता है, तो भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1955 जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें संशोधन किया गया। और इसमें जो किया गया वो ये किया गया कि 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ साथ भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ऐसे देश जो कि दोहरी नागरिकता को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे देश के 16 देश हैं जिनको भारत के ओवरसीज नागरिकता के वहाँ के नागरिक होने के साथ साथ वो भारत के भी कुछ अधिकार उन्हें मिल सकते हैं। तो इसे IOC या इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप भी कहा जाता है। तो IOC उनको प्रदान की गई। इसके अंदर 16 देश जो हैं स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देश हैं जिनको शामिल किया गया कि इन देशों के अंदर रहने वाले लोग जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत के दोहरी नागरिकता ले सकते हैं। इन देशों की सूची का बाद में विस्तार किया गया और ऐसी दोहरी नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में आने जाने की स्वतंत्रता होगी, यानी उन्हें फिर भारत के आने के लिए वीज़ा वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये व्यवस्था कब की गई थी? जो 2003 में, लेकिन 2011 के अंदर फिर उनको मताधिकार की व्यवस्था भी कर दी गई कि वो चाहें तो भारत की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा के और मताधिकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब लेकिन उन्हें वर्तमान में मताधिकार का प्रावधान भी कर दिया गया है, यानी भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति। साथ ही उन्हें किसी संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक नौकरियों के लिए अनुच्छेद 16 के प्रदत्त अवसर की समानता का अधिकार भी नहीं होगा, यानी कि अनुच्छेद जो 16 कहता है ना कि हर व्यक्ति को, हमारे नागरिक को अवसर की समानता होगी, तो वो व्यवस्था भी उसके लिए नहीं होगी। क्या व्यवस्था होगी? मतदान कर सकता है, आने जाने की उसे स्वतंत्रता होगी, कभी भी आए कितना भी रहे उसे टेंशन नहीं होगी। फिर 2005 के अंदर एक और संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया? यह संशोधन जो था नागरिकता अधिनियम 1955 की 4थी अनुसूची को हटाने संबंधी प्रावधान से युक्त था। इसके अनुसार भारतीय मूल के लोग जो अथवा उनके माता पिता या दादा दादी 26 जनवरी 1950 के बाद प्रवासित हुए, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद यहाँ से चले गए और 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता की योग्यता उनके पास रही हो, अथवा ऐसे क्षेत्र जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, उनके समय के छोटे बच्चे जो अब ऐसे देश में रह रहे हो जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान उपलब्ध हो, ओवरसीज यानी सीमा पारी भारतीय नागरिकता या OIC प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये किन के बारे में? 26 जनवरी 1950 तक जो भारत के नागरिक थे और उसके बाद जो भारत छोड़कर चले गए, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के अंग कुछ क्षेत्र बने, जैसे कि सिक्किम बना, जैसे कि गोवा बना, जैसे कि दमन दीव बने। तो यहाँ रहने वाले भी जो लोग थे 15 अगस्त 1947 के बाद, क्योंकि ये तो जैसे 1975 के अंदर सिक्किम बना, तो सिक्किम में तो बहुत पहले से लोग रहते हैं। तो जो 1947 के बाद जो अंग बने, इनके अंदर जो लोग थे जो उस समय उन संबंधित राज्यों के निवासी थे, उनको भी ये सुविधा प्रदान की गई है कि वो भी चाहें तो OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार अब ये जो क्या है, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के नागरिकों को इस प्रावधान के अंदर शामिल कर लिया गया है। जबकि 2003 में 16 देशों को शामिल किया गया था, 2005 में इन्हें बढ़ा के सारे देश के लोगों को दे दिया गया कि सभी सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान को हम नहीं देंगे, हमारे यहाँ की OCI बाकी सब लोगों को देंगे। चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये हमारा जो आज का वीडियो था ये यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें। साथ में यहाँ हम आपके लिए और वीडियो डाल रहे हैं, आप इन वीडियोस को देखें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह से आपको वीडियोस मिलते रहें। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।